हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं के अध्याय में उसमें आगे का जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे का पढ़ेंगे। तो उसमें आज हम लोग को पढ़ना है मौन संकल्पना के बारे में। तो मौन संकल्पना के बारे में पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि मौन होता क्या है। जैसे हम लोग किसी भी सामान को खरीदने के लिए 1 दर्जन का उपयोग करते हैं तो 1 दर्जन बराबर होता है 12। उसी प्रकार जो शतक बोलने से होता है, शतक का मतलब 100 होता है। उसी प्रकार जो रसायन है उसमें अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो होता है मोल। तो मोल शब्द को सबसे पहले एमेडियो एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं के नाम पे मोल में जितने भी कण होते हैं उसकी संख्या जो होती है उसको एवोगैड्रो संख्या बोला जाता है। और एवोगैड्रो संख्या को हमेशा Na से प्रदर्शित करते हैं। एवोगैड्रो संख्या को प्रदर्शित करेंगे Na से। तो A का मतलब होता है एवोगैड्रो और N का मतलब होता है नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या मोल संख्या से संबंधित है। तो जो मोल संकल्पना है उसमें रसायन में किसी भी अणु, परमाणु, आयन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है मोल। तो मोल में 1 मोल बराबर, जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 1 शतक बराबर 100 होता है, उसी प्रकार से 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण। यहाँ पे कण की जगह में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे परमाणु लेंगे तो परमाणु आ जाएगा, अणु लेंगे तो अणु आ जाएगा, आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग परमाणु के रूप में बोलेंगे तो 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। यहाँ पे अगर बोलेंगे 1 मोल अणु तो यहाँ पे ये संख्या, पूरी संख्या को लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अणु। यहाँ पे अगर बोलेंगे 1 मोल आयन तो ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 आयन। अगर यहाँ पे लिखाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए यही हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना में मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, एवोगैड्रो संख्या और गैस के आयतन, इन सब के लिए एक संबंध दिया गया है जो इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित होता है। तो जो मोल संकल्पना है उसमें मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे और जो मोल को लिखने के लिए MOL लिखा जाता है, स्मॉल m o और स्मॉल l। तो ये होगा मोल। तो मोलों की संख्या के लिए जो सूत्र है ये होता है मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल n बराबर W/m। यहाँ पे W है पदार्थ का भार। किसी भी पदार्थ का जो भार लेंगे उसको अगर भार लेंगे तो वो कहलाएगा मोलर भार। मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो पदार्थ का भार मोलर भार के रूप में रहता है। अब अगर पदार्थ का n बराबर होता है नंबर माने संख्या। तो किसी भी पदार्थ की अगर संख्या लेंगे तो उसको बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर या फिर बोला जाता है एवोगैड्रो संख्या। तो पदार्थ का भार मोलर भार के रूप में रहेगा, पदार्थ की जो संख्या रहेगी और एवोगैड्रो संख्या के रूप में रहेगी। और जो STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड माने कि विशिष्ट, T माने ताप और P माने प्रेशर, माने सामान्य ताप और दाब पर न होकर कोई अलग ताप और दाब पर अगर जब हम लोग आयतन देखेंगे तो उसके लिए 22.4 लीटर उसका आयतन रहता है। तो मोलों की संख्या के लिए इन सबको मिलाकर एक ही सूत्र बनता है जो कहलाता है W/m बराबर N/Na बराबर STP पर जो आयतन रहता है उसको 22/4 लीटर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया मोलों की संख्या। अब ये मोल संकल्पना का ये तो था इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो मोल संकल्पना है उसके केमिस्ट्री में 3 उपयोग मुख्य रूप से है। तो जो पहला उसका उपयोग है अणु सूत्र का निर्धारण करने के लिए। किसी भी जो कार्बनिक यौगिक रहते हैं उनके अणु सूत्र का निर्धारण मोल संकल्पना द्वारा कर सकते हैं। दूसरा आता है उसके विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए।
विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना रहता है, विलेय और विलायक। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मोल संकल्पना का उपयोग करते हैं। और तीसरा आता है रस समीकरण मितीय मापने के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अणु सूत्र का निर्धारण मोल संकल्पना के द्वारा कैसे करते हैं। तो अणु सूत्र का निर्धारण करने के लिए किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम लोग लेंगे तो उसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है इसको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग किसी भी तत्व का प्रतिशत निकालेंगे तो मोल संकल्पना के अनुसार प्रतिशत के लिए जो सूत्र होता है वह तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यहाँ पे तत्व की प्रतिशत में जो मात्रा रहता है वो होता है एटॉमिक वेट बटा मोलेकुलर वेट गुणित 100 इंटू तत्व का नंबर। एटॉमिक वेट उसका मोलेकुलर वेट और यहाँ पे सॉरी स्मॉल एन में आ जाएगा तो इसको लिखेंगे स्मॉल एन गुणित AW। तो प्रतिशत में जब निकालेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में तो ये वाला सूत्र उसके लिए लगेगा। एन जो होता है उस सूत्र में कोई भी तत्व जो हम लेंगे और कितना उसका संख्या कितना है, जैसे 1 है कि 2 है कि 3 है, वो हो जाएगा एन। उसके बाद उसका एटॉमिक वेट उसका परमाणु भार बटा मोलेकुलर वेट उस पूरे यौगिक का जो भार है वो आ जाएगा मोलेकुलर वेट में इंटू 100 करेंगे। तो जो भी तत्व हम किसी कार्बनिक यौगिक में देखेंगे उसके लिए यहाँ पे उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो उसका प्रतिशत निकालने के लिए ये वाला सूत्र है। तो इसमें हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक को उसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CaNO2 NO3 ट्वाइस, इसमें हम लोग देखेंगे तो तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मोलेकुलर वेट निकाल लेते हैं। तो मोलेकुलर वेट निकालने के लिए इस पूरे का वेट निकालना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे कैल्शियम की संख्या है 1, तो 1 गुणित कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 40 धन यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे ट्वाइस है तो 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 गुणित नाइट्रोजन का 14 धन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और ये 2 है तो 3 गुणित 6 ऑक्सीजन 6 गुणित ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16। तो इस पूरे को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 धन 14 गुणित 28 धन 16 सिक्का 96। इन सब को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 13 14 का 4 और 9 1 10 2 12 और ये 16 164। तो यहाँ पे जो मोलेकुलर वेट का मान आया 164 मिलता है। तो जो मोलेकुलर वेट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो 164 हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम की प्रतिशत निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे और ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो इसको मिटाते हैं पहले। यहाँ पे मोलेकुलर वेट जो आया है वहाँ उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 164। अब हम लोग कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा निकालेंगे CaNO3 ट्वाइस के लिए। पहले निकालेंगे कैल्शियम का। तो कैल्शियम का जो नंबर है माने कि 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कैल्शियम के लिए। और एटॉमिक वेट उसका अभी देखो उसका 40 होता है और मोलेकुलर वेट हो जाएगा 164 और यहाँ पे इंटू करके करेंगे 100। तो इसको जब हम कटाएंगे तो यह हो जाएगा यह 40। इसको 4 से काटेंगे 4 तो हम 40 और 4 चौक 16 4 एकम 4 यह हो जाएगा 1000 बटा 41 1000 बटा 41। तो ये होगा 24.39%। 24.39%। ये हो गया कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ पे कैल्शियम बराबर आ गया 24.39%। अब दूसरा देखेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे n की जगह में आ जाएगा 2। उसके बाद एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का होता है 14 बटा यहाँ पे 164 और इंटू 100 करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान
वास्तविक संख्या को दर्शाता है। जैसे H2O2 एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वास्तविक रूप में दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन रहते हैं, तो H2O2 इसका अणु सूत्र हो जाएगा। लेकिन अगर दो एकम करके काट देंगे तो यहाँ पे H जो बचेगा जो इसका समानुपाती सूत्र हो जाएगा। उसी प्रकार बेंजीन का C6H6 इसका अणु सूत्र हो जाएगा और इसमें 6 और 6 को हटा देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो CH जो बचेगा उसका समानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब तीसरा आता है इसमें संरचना सूत्र। तीसरा है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र में किसी भी कार्बनिक यौगिक में जितने भी उसके अवयवी तत्व रहेंगे उनको संरचना में जिस प्रकार से दर्शाया जाता है वो सूत्र कहलाता है उसका संरचना सूत्र। जैसे कि H2O में इसकी संरचना कोणीय रहती है, तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पे जो बंद कोण रहेगा 104.5 डिग्री रहता है। इसी प्रकार H2O2 को लेंगे तो H O और H इस प्रकार से इसकी संरचना रहेगी। तो किसी भी यौगिक को जब पूरी संरचना को उसकी फैलाकर दर्शाते हैं तो सूत्र कहलाता है संरचना सूत्र। इस प्रकार किसी भी यौगिक में 3 प्रकार के सूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद जो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र और मोलों की संख्या, इसमें एक संबंध होता है जिसके लिए एक समीकरण दिया गया है। जैसे n बराबर होता है n बराबर मूलानुपाती सूत्र बटा अणु सूत्र। नहीं, अणु सूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। n बराबर होता है अणु सूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र। तो जब इसको भाषांतर करेंगे तो ये हो जाएगा अणु सूत्र बराबर ये हो जाएगा n गुणित मूलानुपाती सूत्र। तो जो n है वो सरल गुणक रहता है, इसका मान 1 2 3 4 हो सकता है। ये सरल रहेगा, जैसे 11 12 15 18 ऐसा नहीं होता है, सरल 1 2 3 4 छोटी छोटी संख्याएं इसका मान हो सकती है। और किसी भी यौगिक का अणु सूत्र निकालने के लिए उसके मूलानुपाती सूत्र में जब इसमें n का मान जो भी रहेगा उसको इंटू करेंगे तो उसके लिए अणु सूत्र का मान निकलता है। तो इसमें किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करने के नियम दिए गए हैं। उस नियम को हम सीधे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो माना कि एक कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन 61% है और उसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है 11.8%। एक कार्बनिक यौगिक दिया गया है, ये क्वेश्चन है प्रश्न। एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें कार्बन बराबर दिया गया है और हाइड्रोजन बराबर 11.88% और जो कार्बन दिया गया है 61% दिया गया है। अब इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन का प्रतिशत दे दिया और हाइड्रोजन का, उसके साथ साथ दिया गया है इसका वाष्प घनत्व बराबर दिया गया है 59
08 5.08 आ जाएगा। अब इसका जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसको 1 ही से भाग देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा 11.88। अब इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, नहीं, परमाणु भाग से इसमें भाग देंगे तो कार्बन का परमाणु भाग जाता है 12, इसलिए इसको 12 से भाग दिए तो 12 से भाग देने पे ये 5.08 आ जाएगा। हाइड्रोजन को उसके परमाणु भाग से भाग दिए तो ये 11.88 ही आएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भाग होता है 16, तो इसको जब 16 से भाग देंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से, तो इसका मान आ जाएगा 1.7 इतना आ गया। सबसे पहले हम लोग 2% दिया था तो उसको दोनों को जोड़े, फिर 100 से माइनस किए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंट निकला। अब तीनों को उसकी परमाणु भार से भाग दिए, कार्बन को कार्बन के, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के परमाणु भार से, तो जो मान यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ, इसमें आप देखेंगे कि तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें 1.7 दिखाई दे रहा है। तो 1.7 से हम इन तीनों को फिर से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको कार्बन के लिए भाग देते हैं यहीं पे, जब कार्बन के लिए इसको हम भाग देंगे 1/7 से, इसको भी भाग देंगे 1/7 से और इसको भी भाग देंगे 1/7 से, तो यह हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1। 3, 7 और 1 मिलते हैं। तो यहाँ पे अब इसका मूलानुपाती सूत्र हम इन तीनों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वाले जो कार्बनिक यौगिक मिला था उसका मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा। C के सामने में 3 लिखेंगे, S के सामने में 7 लिखेंगे और O के सामने में 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C3 H7 और O1। तो ये हो गया जो कार्बनिक यौगिक प्रश्न में दिया हुआ था उसका मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र मिल गया तो इसके लिए अब अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए n का मान क्या होगा। तो ये मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र बराबर ये प्राप्त हुआ है। अब इसके लिए हमको अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का जो सूत्र होता है n बराबर अणु सूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ पे n निकालेंगे तो मूलानुपाती सूत्र का, अब मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अणु सूत्र का द्रव्यमान आ जाएगा। तो अणु सूत्र का द्रव्यमान, उसमें एक और चीज दिया हुआ था वाष्प घनत्व, पहले से वाष्प घनत्व दिया था 59 × 2 करेंगे तो एक सूत्र था वाष्प घनत्व गुणित 2 बराबर अणु सूत्र में होता है। तो वाष्प घनत्व × 2 करेंगे तो अणु सूत्र आ जाएगा। तो वाष्प घनत्व 59 × 2 तो ये हो जाएगा 18 का 8, 2 से 118। तो यहाँ पे जो अणु सूत्र का द्रव्यमान होता है वो 118 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 118 बटा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है तो 12 दिया 36 धन 7 हाइड्रोजन है तो 7 धन ऑक्सीजन का होता है 16, 6 से 12 से 18, 19 का 9 हासिल है तो ये 5। यहाँ पे जो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान होता है ये हो गया 59, तो इसको यहाँ पे पुट किए। उसके बाद जब इसको काटेंगे तो 5 से कम और ये 2 बाद में जाएगा। तो यहाँ पे जो n का मान आ जाता है, n का मान यहाँ से हमको मिलता है 2। तो मूलानुपाती सूत्र था C3H7O। अब इसमें अणु सूत्र जब निकालेंगे, अणु सूत्र बराबर 2 गुणित मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र की जगह हम इसको रखेंगे 3, 7 और O इंटू करेंगे 2, तो ये पूरा इसका ब्रैकेट में उसके अंदर तक पूरा होगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 C6
दिया जाएगा जिसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद